इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने बिखरे हुए साम्राज्यों को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से एक कर दिया। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही त्रासदियों से की, लेकिन फिर भी उठकर पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। सकल उत्तरा पथेश्वर सुनने में कितना भारी भरकम लगता है ना? इसका मतलब है समस्त उत्तर भारत का स्वामी। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उस सम्राट की कहानी का सार है जिसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। महान गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में एक तरह का पावा वाक्यूम बन गया था। पूरा इलाका छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बटा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि इस अराजकता और बिखराव के बीच वो कौन था जो इस राख से उठ खड़ा हुआ। ये कहानी है सम्राट हर्षवर्धन की और उनकी उस अग्नि परीक्षा की जिसने एक राजकुमार को एक महान सम्राट बना दिया। तो चलिए हर्ष की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस राजनीतिक शतरंज की बिसात को समझते हैं जिस पर उनका जन्म हुआ था। 7वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत कई ताकतों के बीच बटा हुआ था। थानेश्वर में हर्ष का अपना पुष्यभूति वंश था। कन्नौज में उनके सहयोगी मौखरी थे। दूसरी तरफ थे मालवा के गुप्त और बंगाल का गौड़ शासक शशांक जो उनके कट्टर दुश्मन थे। इस बिसात पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव चलते हुए हर्ष के पिता ने अपनी बेटी राजश्री की शादी कन्नौज के राजा से कर दी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन था। लेकिन इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच घटनाओं का एक ऐसा भयानक सिलसिला शुरू हुआ जिसने सिर्फ 16 साल के हर्ष को सीधे सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। साल था 605 ईस्वी। जरा सोचिए, एक ही साल के अंदर हर्ष के पिता की मृत्यु हो जाती है। उनके बहनोई कन्नौज के राजा की मालवा का राजा हत्या कर देता है। उनकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया जाता है और फिर बदला लेने गए उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को बंगाल के राजा शशांक धोखे से मार डालता है। मतलब एक ही झटके में पूरा शाही परिवार लगभग तबाह हो गया था। इस मुश्किल और दर्दनाक घड़ी में उनके मुख्यमंत्री भांडी ने 16 साल के हर्ष को झिंझोड़ते हुए कहा, यह वक्त आंसू बहाने का नहीं बल्कि दुश्मनों का खून बहाने का है। और बस यहीं से हर्षवर्धन के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। राजा के तौर पर हर्ष का पहला काम कोई राजनीतिक या सैन्य अभियान नहीं था। उनका पहला मिशन था अपनी बहन राज्यश्री को विंध्य के जंगलों में सती होने से बचाना। उनका पहला कदम सैन्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत था और ये उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। अपने परिवार को सुरक्षित करने के बाद अब हर्ष का पूरा ध्यान अपने दुश्मनों को सबक सिखाने और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने पर था। अपने भाई के हत्यारे शशांक को हराने के लिए हर्ष ने एक कमाल की रणनीति अपनाई। उन्होंने सबसे पहले कामरूप यानी आज के असम के राजा भास्कर वर्मन से हाथ मिलाया और फिर गौड़ साम्राज्य पर पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं से एक साथ हमला बोल दिया, जिसने शशांक की ताकत को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इसके बाद हर्ष ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने थानेश्वर और कन्नौज के राज्यों को एक कर दिया और अपनी राजधानी कन्नौज ले आए। इस एक कदम ने कन्नौज को आने वाली कई सदियों के लिए उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र बना दिया। लेकिन हर्ष का विजय रथ हमेशा अजेय नहीं रहा। जब उन्होंने नर्मदा नदी पार कर दक्षिण में घुसने की कोशिश की तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी और रोक दिया। और दिलचस्प बात यह है कि हर्ष की इस इकलौती बड़ी हार का जिक्र हमें उनके अपने रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता, बल्कि उनके दुश्मन पुलकेशिन द्वितीय के दरबानी कवि के लिखे ऐहोल शिलालेख में मिलता है। हर्ष सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, उनका 40 साल का लंबा शासन, प्रशासन, संस्कृति और ज्ञान का भी एक सुनहरा दौर था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर्ष की सेना में 60,000 युद्धार्थी थे। 60,000! सिर्फ ये एक आंकड़ा ही उनके साम्राज्य की सैन्य शक्ति का अंदाजा देने के लिए काफी है। उन्होंने गुप्तों से प्रेरित होकर एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अवंती युद्ध और शांति के मामलों को देखते थे तो सिंहनाद प्रधान सेनापति थे। साम्राज्य को भुक्तियों यानी प्रांतों और फिर विश यानी जिलों में बांटा गया था। हालांकि ये व्यवस्था गुप्तों के मुकाबले ज्यादा सामंती थी, मतलब स्थानीय शासकों को ज्यादा अधिकार थे, जो कभी-कभी केंद्रीय सत्ता के लिए एक कमजोरी भी बन सकती थी। अब एक मजेदार बात यह है कि सम्राट हर्ष खुद एक जाने माने नाटककार थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाम के 3 मशहूर संस्कृत नाटक लिखे और उनके राजकवि बाण भट्ट ने तो
उनकी जीवनी हर्षचरित ही लिख डाली, जो आज भी उस दौर को समझने के लिए एक बहुत जरूरी किताब है। वो ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 100 गांवों का पूरा राजस्व दान कर दिया था। उन्हीं के शासनकाल में नालंदा अपने शिखर पर पहुंचा और पूरे एशिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हर्ष अपने दानवीरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। प्रयाग में वे हर 5 साल में एक सभा करते थे, जहां सभी धर्मों के विद्वानों का सम्मान किया जाता था और कहा जाता है कि वे राजकोष से सब कुछ दान कर देते थे। इतना ही नहीं, 643 ईस्वी में उन्होंने चीनी यात्री हुएनसांग के सम्मान में कन्नौज में एक विशेष सभा का भी आयोजन किया था। तो हमने हर्ष के शासन को तो समझ लिया, पर उनकी विरासत आज भी इतिहासकारों के बीच एक बहस का विषय है। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। एक बड़ा सवाल जो अक्सर उठता है, क्या हर्षवर्धन वाकई भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे? इस सवाल पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। एक पक्ष का मानना है कि मध्ययुगीन आक्रमणों से पहले वे ही अंतिम महान शासक थे जिन्होंने इतने बड़े उत्तर भारतीय साम्राज्य पर राज किया। वहीं दूसरी तरफ कई इतिहासकार तर्क देते हैं कि उन्हें कट्टर हिंदू सम्राट कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो खुद शैव थे लेकिन बौद्ध धर्म को भी बहुत बढ़ावा देते थे। इसके अलावा उनका साम्राज्य पूरे भारत में नहीं फैला था और उनके बाद भी तो राजपूत, विजयनगर और मराठा जैसे कई महान हिंदू साम्राज्य उभरे। और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि हर्ष की मृत्यु के बाद एक मजबूत उत्तराधिकारी न होने की वजह से उनका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गया और उत्तर भारत एक बार फिर से अस्थिरता के अंधेरे में डूब गया।